बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँ मरी तो बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने जीना हराम कर दिया। वो सारा दिन घर से बाहर रहती और उसका नशे भाई कभी भी घर में आ जाता और मुझे गलत नजर से देखता। एक दिन उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो छत पर खड़े पड़ोसी लड़के ने मेरी इज्जत बचाई, जो उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था। पर सौतेली माँ ने उसी के साथ इल्जाम लगाकर मेरा निकाह उससे कर दिया। मैं उसी बच्चे के कमरे में थी, पर मुझ पर कयामत टूट पड़ी जब उसी बच्चे ने मुझे रात मैं कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। इस एहसास ने मुझे बहुत बेचैन कर रखा था कि मैंने एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी उससे शादी हो या मेरी वजह से उसका मुस्तकबिल खराब हो, मगर हालात ही ऐसे बन गए थे कि मैं कुछ भी ना कर सकी। मेरी उम्र इस वक्त 22 साल थी, जबकि वो 18 साल का था, लेकिन वो अपनी उम्र से काफी छोटा लगता था। मैं कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की तेजी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने आते साथ ही मुझे मेरे गिरेबान से पकड़ लिया और मुझे झंझोड़ते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जिंदगी बर्बाद करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली है। वो मुझे 17 साल की एक नादान लड़की लग रही थी। वो ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी और रो रही थी, जैसे किसी ने उससे उसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया हो। मैंने उसे काबू करने की कोशिश की, मगर वो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वो मेरे कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया गया है, लेकिन आप कुछ तो रहम करें। मैं उससे 8 साल से मंगनी के रिश्ते में बंधी हुई हूँ। छोटी सी थी तो मुझे बता दिया गया था कि मैं उसकी मंगेतर हूँ। अब उसके साथ किसी और औरत का तस्वुर, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कहकर वो दोबारा से रोने लगी। उसके दर्द को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती थी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करूंगी और उससे कहूंगी कि जितना जल्दी हो ये रिश्ता खत्म किया जाए, क्योंकि उसके साथ भी ज्यादती थी और इस लड़की के साथ भी ज्यादती हो रही थी। मैं इतनी जालिम नहीं थी कि किसी के जज्बात के साथ खेलती। मैंने उस लड़की को पकड़कर बेड पर बिठा दिया और उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा दिल इस वक्त बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, इस सब में मेरा भी कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, जी जी, मुझे पता है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप सिर्फ मुझ पर यह एहसान कर दें कि उसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक ना बनाए और ये रिश्ता भी खत्म कर दें। लड़की की बात सुनकर मैंने तेजी से हाँ में सर हिला दिया और उसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो। मैं उसके साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक ही मेरी नंद वहां पर आ गई। हम दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान रह गई। वो जल्दी से अपनी कजन के पास गई और उससे कहने लगी, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना, तुम्हें समझाया भी था कि भाभी थकी हुई है, भाभी को तंग मत करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी नंद की बात का जवाब दिया और खामोशी से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगी, जहां पर इस वक्त एक सुकून फैल गया था। उसके ये सुकून देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने उसी वक्त दिल में यह फैसला किया था कि इस लड़की के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगी। मगर मैं भी जानना नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो खुद उस वक्त उस लड़के के रहमो करम पर हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की बात करेगा और मेरे लाख समझाने पर ऐसी हरकत करेगा कि मैं कभी खुद से नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहूंगी। मैं यहाँ पर बैठी उस लड़की को तसल्लियां दे रही थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि अब मैं दोबारा कभी उससे सर उठाकर बात करने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरी नंद काफी देर तक मेरे पास बैठी रही, लेकिन इस दौरान वो अपने भाई की मोहब्बत के किस्से सुना रही थी। पहले तो उसकी बातें सुनकर मुझे भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन न जाने क्यों अब मुझे जलन का एहसास हो रहा था। मेरे चेहरे के तासुरात भी एकदम तब्दील होने लगे थे। मेरे चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देखकर मेरी नंद जल्दी से मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, कि आपको हमारी बातें बुरी लग रही हैं? उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफी में सर हिला दिया और बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई। मेरा दिल तो चाह रहा था कि इन दोनों को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं। तकरीबन 1 घंटा वो मेरे पास ही बैठी रही और मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। जब वो वहां से चली गई तो मैंने शुक्र की सांस ली। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा दोबारा से खुला। इस बार अंदर दाखिल होने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था। उसके चेहरे पर बहुत ही पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं जल्दी से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुझे उठता देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए और वो रोब से मुझे कहने लगा, वहीं बिस्तर पर बैठ जाएं।
आपकी जगह वो है, अपनी हैसियत को पहचाने। वो ये बात बहुत ही संजीदगी से कह रहा था। उसके चेहरे के नकूश भी तने हुए थे। उसकी बातें सुनकर और उसका अंदाज देखकर मेरा जिस्म कांपने लगा था। जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ का एहसास हो रहा था, चूंकि मैं पहली बार ही किसी मर्द से बातें कर रही थी और उसके साथ तन्हा मौजूद थी। इसी वजह से मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मैंने उसे कहा, तुम्हें मुझ पर रोक जमाने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मेरे साथ इस अंदाज में बात करने की जरूरत है। मत भूलो कि मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, उम्र में बिलाशुबा आप मुझसे 5 साल बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह का मेरा आपके साथ रिश्ता है, रिश्ते के लिहाज से देखा जाए तो मेरा रुतबा आपसे ज्यादा है और आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी इज्जत करें और जो कहता हूं वो माने। मैं जो सोच रही थी कि वो बहुत डरा सहमा होगा और मुझसे हिचकिचाकर बात करेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही रौब से मुझसे बात कर रहा था, जैसे मैं नहीं बल्कि वो मुझसे 5 साल बड़ा है और हम दोनों का एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है। अब उसका लहजा भी दोस्ताना हो गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो मुझसे मेरी हैसियत पूछने लगा और मुझसे मेरे घर वालों के बारे में बातें करने लगा। मैं जो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी, उसकी ये हरकतें देखकर मजीद बेचैन हो गई। समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। इसकी उम्र अभी 18 साल थी और ये पढ़ाई कर रहा था। इसे चाहिए था कि आते साथ ही मुझे कह देता कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पर मामलात कुछ और ही लग रहे थे। उसकी आंखों के तासुरात भी एकदम ही तब्दील होने लगे। अब वो बहुत ही प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मंगेतर के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हो। मेरी बात सुनकर पहले तो उसका मुंह हैरत से खुल गया, फिर वो मुझे कहने लगा, आपको किसने कहा कि मेरी मंगेतर को ये सब कुछ बुरा लगेगा? क्या तुम पागल हो या तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? मैंने उससे गुस्से से पूछा। मेरा पुराना गुस्सा दोबारा से ऊद आया था। काफी देर से ही मैं उसके साथ नरम रवैया अख्तियार कर रही थी, मगर अब मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे प्यार से बात करूं। और जहां तक मेरे एहसासात और जज्बात की बात थी, तो मेरे दिल में उसके लिए किसी भी किस्म के जज्बात नहीं थे। मैं उसे एक छोटा सा बच्चा ही समझती थी। अभी थोड़ी देर पहले उन लोगों की बातें सुनकर मेरे दिल में जो गुस्सा पैदा हुआ था, वो गुस्सा भी खत्म हो गया था। अब मेरा दिमाग दोबारा से चलने लगा था। मुझे अंदाजा था कि यहाँ पर मुझे समझदारी ही से काम लेना होगा। मेरी जरा सी गलती बहुत सारे रिश्तों को बर्बाद कर देगी। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुझे उठता हुआ देखकर उसने मेरा हाथ पकड़कर दोबारा से मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। अब की बार मैंने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और उसे सख्ती से कहा, मेरे साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये सब करके मुझे शर्माने पर मजबूर कर दोगे, मगर भूलो मत, मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूं और ये सब देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब वो मासूमियत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे कहने लगा, गुस्से की इसमें कौन सी बात है? आप मेरी बीवी हैं और मुझे इतना तो हक है ही कि मैं आपका हाथ पकड़कर आपको दोबारा से बिस्तर पर बिठा सकूं। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं, मगर ये रिश्ता ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। बेहतर यही है कि तुम आज ही ये रिश्ता खत्म कर दो। वो पहले तो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा, फिर उसके चेहरे पर एकदम ही गुस्सा नमूदार हो गया और वो मुझे कहने लगा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? आपको अंदाजा भी है कि आपने ये बात कहकर कितनी बड़ी गलती कर दी है? अब की बार मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे हंसते हुए कहा, तो और तुम कर ही क्या सकते हो? उसकी आंखें एकदम ही लाल हो गई थी। उसका चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो गया था। मुझे लग रहा है कि आप मुझे हल्के में ले रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कभी मुझसे इस तरह दो टूक अंदाज में बात करेगा। मेरा दिल दोबारा से खौफ से कांप रहा था। मेरा जिस्म भी हौले हौले लरस रहा था। मेरे जिस्म को लरसता देखकर वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा। फिर उसने जो हरकत की वो देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। वो मेरे उस्मान से शादी की रात ही मिली थी, मगर मैं उसे एक लंबे अरसे से जानती थी। वो मेरी दोस्त का छोटा भाई था। मेरा उनके घर में आना जाना भी बहुत ज्यादा था। वो हमेशा ही मुझे बाजी कहकर बुलाता था। उसकी नजरों में मेरे लिए बहुत इज्जत होती थी। जब भी मुझे देखता था मुझे सलाम करता था। इसके अलावा वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए मेरे घर भी आया करता था। वो बहुत लायक और ज़हीन बच्चा था।
इस तरह के बच्चे मुझे बहुत पसंद थे और उसकी मैं हमेशा ही बहुत तारीफ करती थी। मैट्रिक तक तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती रही, क्योंकि उस वक्त तक मेरी माँ जिंदा थी और वो मुझ पर किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं करती थी। अम्मा के इंतकाल के बाद अब्बा ने जब दूसरी शादी की तो मेरी सौतेली माँ ने इस घर में आकर सबसे पहले मेरी ट्यूशन छुड़वाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं खुद मुख्तार बनूं, बल्कि वो तो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी। उसकी एक बेटी भी थी जो मेरी ही उम्र की थी। उसके आने के बाद मेरे साथ नौकरों जैसा सुलूक होने लगा था। अम्मा हर महीने ही मेरे लिए खूबसूरत जोड़े बनाती थी, लेकिन जैसे ही मेरी सौतेली बहन आई, मेरी सौतेली माँ ने मेरे सारे खूबसूरत जोड़े उसको दे दिए और उसके फटे पुराने जोड़े मेरे हवाले कर दिए। रात को मैंने जाकर जब अब्बा से शिकायत लगाई तो अम्मा वहीं पर बैठी हुई थी। मुझे लगा था कि अब्बा मेरी बात पर यकीन करेंगे और मेरी माँ को डांटने लगेंगे, लेकिन अब्बा ने मुझे ही डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कह दिया कि इस तरह के छोटे मोटे झगड़े लेकर मेरे पास ना आया करो। अगर तुम अपनी बहन को पसंद नहीं करती तो उसे पसंद करना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो हमेशा यहीं पर रहेगी। अगर तुमने उसके साथ या अपनी सौतेली माँ के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती करने की कोशिश की तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। अब्बा ने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी दे दी थी और अब्बा की ये धमकी सुनकर मैं बहुत खौफजदा भी हो गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे अब्बा बात के बहुत पक्के हैं। जब वो एक बार कोई बात कह देते थे तो उसे पूरा करके भी दिखाते हैं। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद था जब मेरे छोटे चचा की अब्बा के साथ लड़ाई हो गई थी। उस वक्त मैं 8 साल की थी। चचा हमारे साथ ही रहते थे। अब्बा ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरे चचा भी बहुत जिद्दी थे। वो कभी किसी की बात नहीं सुनते थे और अब्बा से तो वो शुरू से ही बहुत खार खाते थे। उन्होंने अब्बा की बात नहीं सुनी और फिर अब्बा ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोबारा अब्बा ने कभी उनकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। थोड़ी अरसे के बाद हमें पता चला कि चचा का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है और इस वक्त वो अस्पताल में पड़े हुए हैं। लेकिन अब्बा उस वक्त भी अपने भाई के पास नहीं गए। इलाज के पैसे देना तो दूर की बात, उन्होंने तो अस्पताल कॉल करके ये पूछना भी गवारा नहीं किया कि मेरे भाई की तबीयत कैसी है, वो किस हालत में पड़ा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बा इस कदर संगदिल हो सकते हैं। जब अम्मा से इस बारे में बात की तो अम्मा भी मेरी बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे अब्बा को एकदम से क्या हो गया है। वो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब यूं लगता है जैसे उनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर धड़क रहा हो। अम्मा वाकई ठीक ही बात कह रही थी। मैंने अब्बा से जब इस बारे में बात की तो अब्बा ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया था और मुझे कहने लगे, तुम छोटी हो तो छोटी ही बनकर रहो, बड़ों के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा की बात सुनकर ना चाहते हुए भी मैं खामोश हो गई, लेकिन मैं चाचू के लिए बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। मैं चाहती थी कि एक बार जाकर उनसे मिल लूं। अम्मा ने भी मेरी हौसला अफजाई की और फिर मैं खाला के साथ अस्पताल चली गई थी। मगर अस्पताल जाकर जो खबर हमें सुनने को मिली वो सुनकर तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। मेरे चचा का इंतकाल हो गया था और उनकी डेड बॉडी भी कोई उठाकर ले गया था। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने हैरत से डॉक्टर से पूछा वो कौन शख्स था। डॉक्टर ने मुझे एक आदमी का नाम बताया, लेकिन मैं उस आदमी के बारे में नहीं जानती थी। मैंने घर जाकर फिक्रमंदी से जब अब्बा को इस बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर बजाय रहमदिली का मुजाहरा करने के अब्बा ने मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और मुझ पर चिल्लाते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उस बदबख्त के पास जाने की, जब मैंने एक बात कह दी थी कि कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं जाएगा और अगर किसी ने इस घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। फिर तुमने किस खुशी में मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। अब्बा की बात सुनकर मेरा जिस्म खौफ से कांपने लगा था। मेरा जहन तो इसी बात पर अटका हुआ था कि अब्बा ने टांगे तोड़ने की धमकी दी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अब्बा मेरी भी टांगे तोड़ दे। मैं अब्बा के कदमों में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा ने मुझे पीछे की तरफ धक्का दिया और वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ अम्मा मौजूद थी। मैं अम्मा के गले लग गई। अम्मा भी परेशान नजर आ रही थी। वो मुझे कहने लगी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारे अब्बा पर किसी ने जादू कर दिया है। अम्मा की बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और उन्हें कहा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं?
आजकल के जमाने में जादू पर कौन यकीन रखता है? मैं यकीन रखती हूँ, अम्मा ने मजबूत लहजे में कहा। और फिर मुझे कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़े ही अरसे में इस बारे में पता करके तुम्हें बता दूंगी। मगर फिर उसके बाद अम्मा की तबीयत ही खराब रहने लगी। जब मैं मैट्रिक का इम्तहान दे रही थी तब मेरी माँ का इंतकाल हो गया। अम्मा के इंतकाल के फौरन बाद ही अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी और यूं लग रहा था जैसे वो इसी इंतजार में ही बैठे हों। अब्बा का ये रवैया देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था और फिर जब सौतेली माँ का रवैया देखा और अब्बा का सुलूक देखा तो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरी इस घर में कोई भी इज्जत नहीं है और अगर कभी मैंने किसी मामले में बहस करने की कोशिश की तो मेरे साथ बहुत ही बुरा रवैया रखा जाएगा। अपने चचा की हालत मेरे सामने ही थी। अब्बा की संगदिली पर मुझे बहुत अफसोस होता, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मेरे घर में मेरे सौतेले मामू के कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे थे। वो इंसान मेरी उम्र का ही था, मगर मुझे उससे शदीद नफरत थी क्योंकि वो हमेशा ही मुझे बुरी नजरों से देखता था। एक बार तो उसने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की थी। मैंने इस बारे में अपनी सौतेली बहन को बता दिया तो मेरी बात सुनकर उसने हंगामा मचा दिया और अम्मा और अब्बा को वो इकट्ठा करते हुए कहने लगी कि ये लड़की मेरे मामू पर इल्जाम लगा रही थी। मुझे अपनी बहन से इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सुबह से वो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रही थी और सुबह से वो मेरी दोस्त बनने की कोशिश कर रही थी। इसी वजह से मुझे लगा था कि वो मेरे साथ मुखलिस है, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो आस्तीन का सांप है। जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो अम्मा ने वावेला मचा दिया और अपना सीना पीटते हुए कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये औरत इस कदर जालिम निकलेगी कि मेरे मासूम भाई पर इल्जाम लगा देगी। फिर वो अब्बा का बाजू पकड़ते हुए कहने लगी, आपको तो पता है कि मेरा भाई कितना शरीफ और कितना अच्छा इंसान है। अरे वो तो किसी को नजर उठाकर नहीं देखता, गंदी नजर से देखना तो दूर की बात। अम्मा उस वक्त किसी फ्लॉप फिल्म की हीरोइन लग रही थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। डरते डरते जब अब्बा पर नजर डाली तो अब्बा खूनखार नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ बढ़े, उनका हाथ उठा और मेरे चेहरे पर निशान छोड़ गया। मैं बेयकीनी से अब्बा के चेहरे की तरफ देखने लगी। अब्बा ने उंगली उठाई और मुझे खबरदार करते हुए कहने लगे, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैं रोती हुई अपने कमरे में जाने लगी थी कि अम्मा ने मेरी बाजू पकड़ ली और मुझे कहने लगी, ये ड्रामे लगाना बंद कर दो, जल्दी से किचन में जाओ और खाना पकाओ, सुबह से कमरे में आराम कर रही हो। वो अब्बा के सामने मुझ पर एक इल्जाम लगा रही थी, हालांकि मैं सुबह से घर के काम निपटा रही थी और अभी मेरी कमर बहुत बुरी तरह से दर्द कर रही थी। मुझ में मजीद हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ी रह सकूं और अभी जो मुझे जहनी तकलीफ मिली थी उसके बाद तो मैं कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रही थी। और यही वो दिन था जब मेरी तफसील से उस्मान के साथ बात हुई थी। उस्मान मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन वो अच्छा खासा समझदार था। वो खामोशी से मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे मेरे मसले के बारे में पूछने लगा। मेरे पास कोई भी नहीं था जिसके सामने मैं अपने दिल का हाल बयान कर सकती। मेरी दोस्तों की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में मौजूद थी। उसके ससुराल वाले भी बहुत सख्त थे, वो उसे मोबाइल की इजाजत नहीं देते थे। इसी वजह से उसके साथ राब्ता करने का कोई जरिया भी नहीं था। मैं उसके बारे में उस्मान से ही पूछ लेती थी। अगर कोई पैगाम भिजवाना होता तो वो भी उस्मान के जरिए ही भिजवा देती थी। उस दिन मैंने उस्मान के सामने रोते हुए अपने दिल का हाल बयान कर दिया। उस्मान ने अपने हाथों से मेरे आंसू साफ किए और मुझे कहा, बाजी फिक्र मत करें, बहुत जल्द मैं आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तब उसकी बात सुनकर मैंने खुशी से उसकी तरफ देखा था। उसकी बात के मफहूम को मैं नहीं समझी थी और ना ही उसकी आंखों की चमक पर मैंने गौर किया था। मुझे यही लगा था कि वो नॉर्मल अंदाज में मुझसे बात कर रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि उसके जहन में तो कुछ और ही चल रहा है। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे और मेरी उस्मान की मुलाकातें भी बढ़ती चली जा रही थी। अब मैं अक्सर ही उसे अपने घर बुला लेती थी। चूंकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो ये कहता था कि अगर कोई उसे पढ़ाने वाला होता, उसे पढ़ने में मजीद मजा आता है। लिहाजा मैंने उसे घर में ही बुला लिया और फिर उसे ट्यूशन पढ़ाने लगी। मैट्रिक तक मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती रही, लेकिन मैट्रिक के बाद मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अब इससे ज्यादा मुझे नहीं आता। मेरी बात सुनकर वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगा और कहने लगा, अब मैं मजीद तालीम हासिल नहीं करूंगा। उस दिन उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई थी। मैंने उसे डांटा था और कहा था,
अगर तुम्हें कुछ बनना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो इस बात पर जिद कर रहा था कि जब तक मुझे आप नहीं पढ़ाएंगी तब तक मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसी शाम ही उसकी माँ मेरे पास आई और मुझे परेशानी से कहने लगी, बेटा तुम कुछ करो और उसे घर में ही ट्यूशन पढ़ा दो, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगा। मैंने उस्मान को बुलाया और उससे कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहने लगा, मैं आपके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। उसने तेजी से कहा, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपके पास पढ़ना चाहता हूँ। आपके अलावा मुझे किसी और की समझ ही नहीं आती। मैंने कहा, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकती, लेकिन तुम पर एक एहसान कर सकती हूँ कि जब तुम ट्यूशन से पढ़कर आया करोगे तो 1 घंटे के लिए मेरे पास चले आया करना। मैं तुमसे सारा सबक दोबारा से सुन लिया करूंगी। इस तरह से तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर उसने बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात से मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगा, आप सच कह रही हैं? मैंने तेजी से हाँ में सर हिलाया और उससे कहा, मैं वाकई सच कह रही हूँ। चलो अब जल्दी से यहाँ से जाओ और अपनी अम्मी को ज्यादा परेशान न करो। उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। फिर ऐसे ही होने लगा। रोज शाम को वो पता नहीं कौन कौन सी किताबें लेकर मेरे पास आ जाता और मैं उसे पढ़ाने लगती। मेरी अम्मी मुझे इसलिए कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये मुफ्त का काम है और इसमें मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। अम्मा को सिर्फ उन कामों से चिढ़ थी जिनके जरिए मेरे हाथ में कुछ पैसे आ जाते। उस्मान आते हुए मेरे लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले आता। मैं उसे मना करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आता था और मुझे कहता था कि आप मुझ पर इतना टाइम बर्बाद करती हैं, मैं आपके लिए ये सब ना करूं तो लानत होनी चाहिए मुझ पर। वो एकदम ही जज्बाती हो जाता था। मैं नहीं जानती थी कि उसके जज्बात इस कदर पक्के हो गए हैं कि अब वो कभी भी मेरी जान नहीं छोड़ेगा। जिंदगी की गाड़ी चलती ही जा रही थी। कभी खुशी आती थी तो कभी गम अपना डेरा जमा लेते थे। इस दौरान मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डर था, वो ये कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सौतेला मामू किसी दिन मुझे अपने काबू में कर ले। मुझे उसे देखकर बहुत खौफ महसूस होता था। उसकी आंखें हमेशा ही लाल होती थी, जबकि उसके मुंह से एक अजीब सी बदबू आती थी। मुझे तो वो 24 घंटे नशे में ही लगता था, मगर मैं अब किसी के सामने इस बात का इजहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे दुश्मन हैं। और फिर मेरी जिंदगी की वो तारीख शाम आ गई। मैं शाम के वक्त छत पर थी कि अचानक ही वो शख्स वहां पर आ गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने शोर मचा दिया तो उस्मान मेरी मदद के लिए आ गया था। थोड़ी देर के बाद अम्मी वहां पर आई और उस्मान पर इल्जाम लगाते हुए मुझे उसके साथ बदनाम कर दिया। मैं शर्मिंदगी के मारे उस्मान से नजरें नहीं मिला पा रही थी, मगर उस्मान को देखकर यूं लग रहा था जैसे उसे इस सबसे कोई फर्क न पड़ रहा हो। वो मेरे सामने डट कर खड़ा था। अम्मा ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि मेरा उसके साथ निकाह हो गया था। उस्मान एकदम ही मेरे कदमों में बैठ गया। उसे अपने कदमों में बैठता देखकर मैं तेजी से पीछे हटी और उसे उठाते हुए कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? वो फूट फूट कर रोने लगा और मुझे कहने लगा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस सबसे ज्यादा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपको खो नहीं सकता। न जाने क्यों आप मेरे दिल में समा गई हैं और 5 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं होता। मुझे 3 साल मजीद दे दीजिए, मैं बहुत जल्द आपसे बड़ा लगने लगूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बच्चों की तरह मेरी मिन्नतें कर रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसने मुझसे कहा, मैं जानता हूं आप इस सब के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपको वक्त दूंगा, आप जितना चाहें मुझसे वक्त ले सकती हैं। इस दौरान मैं भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे कभी भी छोड़कर मत जाइएगा। ये कहकर उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और मेरी मिन्नतें करने लगा। मैंने उसके साथ रहने की हामी भर ली, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत जल्द उसका नशा उतर जाएगा। जब ये यूनिवर्सिटी जाएगा और वहां पर मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत और कम उम्र लड़कियां देखेगा तो ये खुद ही मुझे छोड़ देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 4 साल के बाद वो एक कामयाब इंसान बन गया। उसे बिजनेस में बहुत दिलचस्पी थी। उसने अपना कारोबार खोला और बहुत जल्द उसका कारोबार वसी पैमाने पर फैल गया। उसने मुझे नहीं छोड़ा था, बल्कि उसने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना लिया था और मैं भी उसके साथ खुशगवार जिंदगी गुजारने लगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ,
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।